नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, परंतु कभी कभी दुधारू पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा या फफूंदी जनित दाना खाने की वजह से आफरा की समस्या देखने को आती है। तो इस आफरा की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर राहुल। आज हम बात करेंगे जानवरों में पेट दर्द या अफरा की बीमारी के ऊपर बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अफरा एक तो पहली बात क्यों होता है, तो अफरे का कारण किसान भाइयों सबसे ज़्यादा इस समय में देखने को इसलिए मिल सकता है कि इस समय की फसलों में हरा चारा बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहता है। ज़्यादा चरने के कारण किसान भाइयों ग्रीन में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण जानवर के पेट में फर्मेंटेशन होता है या फीड पास नहीं हो पाने जाने के कारण जानवर के पेट में गैस बनती है, जिससे जानवर को फीड आगे न सरकने के कारण उसको अफरा हो जाता है या गैस अक्यूमुलेशन के कारण उसको अफरा हो जाता है। अफरा दो प्रकार का होता है, एक तो फ्रोदी ब्लोट बोलते हैं, एक बोलते हैं ड्राई ब्लोट। फ्रोदी ब्लोट या कहते हैं जिसमें हम जानवर के पेट में एक या तो सिर्फ सिंपल गैस रहे, उसको टिम्पेनाइटिस भी बोलते हैं। एक फ्रोदी ब्लोट जिसमें झाग बन जाता है, ऐसा अफरा जिसके अंदर झाग बन गया, ये ज़्यादा घातक है। अफरा के लक्षण क्या होते हैं, अब अफरा में जानवर करता क्या है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जानवर के पेट में दर्द है। अफरा में जानवर जो है वो पेट के तरफ लात मारेगा, बार बार घूम के पेट के तरफ देखेगा, और दूसरी बात जानवर जमीन पे लोटेगा। दूसरी बात जानवर को चलने में बहुत तकलीफ होगी, वो एक जगह ही रुका रहेगा, और जानवर का पेट जो है वो ढोलक जैसा एकदम गुल हो जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी, तो हम उसको बजाएंगे तो वो ड्रम जैसी आवाज़ करेगा। आफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। जैसे आप हरा चारा दे रहे हैं तो हरे चारे के साथ आपको उसमें सूखा अच्छी क्वालिटी का भूसा मिला देना है, जिससे 1/3 उसमें अगर आपका हरा चारा है तो उसमें 2/3 आपको भूसा मिला देना है। इससे क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम होने के कारण अफरा नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि जो भी आप उसको दाना दे रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर लें कि दाने में कहीं कोई फंगस या कोई इन्फेक्शियस मटेरियल ऐसा कुछ है तो नहीं जिसके कारण जानवर को अफरा चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रोग ग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग भी खिला सकते हैं। इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। इनसे आप जानवर का अफरा कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, मगर अगर घरेलू नुस्खे आपके काम नहीं कर रहे हैं कि उसको तुरंत ही आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि सिर्फ गैस को हम एक सुई के माध्यम से जानवर के पेट में उसके बाईं तरफ जहाँ पे खाली स्थान रहता है, जिसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं, फ्लैंक रीजन में हम जानवर को लेटा के और उसका जो पेट है वो बायां साइड ऊपर रहेगा, तो हम 16 गॉज की निडल को मार के उसका अफरा या ट्रोकार कैनुला से हम उसका अफरा उतार सकते। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है किसान भाइयों कि हम उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन 1/3 इंट्रावीनसली लगाएगा, नस में लगाएगा उसके, और 2/3 जो है वो सबकट लगाएगा। तीसरी बात, हम जानवर को किसान भाइयों एंटीबायोटिक लगा देते हैं, जिससे क्या रहता है, उसका जो अंदर बैक्टीरिया है पेट में जो फर्मेंटेशन करता है जानवर के पेट में, तो जानवर के पेट में जो बैक्टीरिया को हम अगर मार देंगे तो फर्मेंटेशन की दर कम हो जाएगी, उस हिसाब से गैस नहीं बनेगा। आशा करता हूं किसान भाइयों इसी के साथ इस जानकारी से इस मौसम में अपने पशुओं को अफरा से बचा सकेंगे।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान इस समय अदरक की बुआई करके आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए भूमि के चयन से लेकर उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खाद उर्वरक प्रबंधन और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर CS पांडे। इसके अदरक की खेती की करना चाह रहे हैं तो इसकी बुआई का जो समय है ये सही समय चल रहा है, मई और जून। यह अदरक की खेती करीब 6 से 8 महीने की होती है। दूसरी बात आती है कि सही प्रजातियों का चुनाव। तो अदरक की खेती के लिए अपने यहाँ जो प्रजातियाँ हैं, रियो डी जनेरियो है, नादिया है, प्रभा है, सुप्रभा है, ये सब प्रजातियाँ हैं, कुछ लोकल टाइप्स की हैं। आप उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें। अदरक की खेती के लिए जो मिट्टी है वो बलुई दोमट से लेकर मटियार दोमट भूमि अच्छी रहती है। इसके लिए जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी का जो pH मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए एवं पोषक प्रबंधन हेतु। और तीसरी चीज़ ये है कि खाद एवं उर्वरक की बात आती है तो खाद एवं उर्वरक में आप 60, 80 और 100 किलोग्राम की दर से नाइट्रोजन आप यूरिया के माध्यम से, फास्फोरस आप सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से, पोटास आप म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गर्मी की जुताई करने के बाद आप उसमें 25 से 30 टन गोबर की खाद आप उसमें मिला दें। और बोनी करते समय जब आप बुआई करें तो नाइट्रोजन की 60 किलोग्राम नाइट्रोजन हमने बताया 1 हेक्टेयर में आपको ज़रूरत पड़ती है, उसका आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटाश आप वो बुआई के समय पौधे को दे दें। शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा आप 2 महीने के बाद जो है इसमें अदरक के खेत में आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाल दें। तो ये हो गया खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। प्रकंद का चुनाव करते समय आप ये ध्यान रखें कि प्रकंद का जो वजन है वो 15 से 20 ग्राम एक होना चाहिए कम से कम साइज, और 12 से 18 कुंतल इस तरह से आपका 1 हेक्टेयर में ये अदरक के जो प्रकंद हैं ये आपको लग जाएंगे। बुआई के समय आपको ये ध्यान रखना है कि बीज उपचार ज़रूर करें। तो बीज उपचार के लिए आप ब्लाइटाक्स 0.3% या डाइथेनियम 45 है, आप 0.3% के घोल में करीब 30 मिनट तक अपने प्रकंद को डुबोए रखें और उसके बाद आप निकाल के आप इसकी बोनी कर दें। बुआई का तरीका है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो अदरक है ये रिज एंड फरो मेथड से आप बुआई करें। रिज एंड फरो मेथड का मतलब हुआ जैसे आलू की खेती आप करते हैं तो रिज बना लेते हैं, नीचे बाद में वो नाली बन जाती है, तो इस तरह से रिज एंड फरो मेथड से करें। दूसरा जो है रेड बेड के माध्यम से करें। तो जो बेड की चौड़ाई होगी करीब 1 से 1.5 मीटर होगी और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार आप रख लें। तो इस तरह से आप जो बीज बोने का तरीका है इस तरह रखें। तो ये रही बात बीज की और बीज की बुआई की। जहाँ तक बात खरपतवार प्रबंधन की है तो जुलाई से सितंबर तक सामान्यतः 4 बार निंदाई तथा 3 बार गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन के पहले किसान भाइयों आपको एक चीज़ बताना आवश्यक है कि जब आप अदरक की बुआई करते हैं तो अदरक की बुआई के ठीक बाद आप पहले सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें और उसके बाद आप मल्चिंग करें, पलवार बिछा दें। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो खरपतवार नहीं उगते हैं, खरपतवार कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो अदरक का अंकुरण है वो बढ़िया होता है। यदि अंकुरण अच्छा आ गया तो आपकी फसल भी अच्छी होगी।
तो ये करें। तो जैसा कि आप मई और जून में यदि बरसात नहीं हो रही है तो आप इधर भरपूर पानी दें, समुचित मात्रा में आप हल्की सिंचाई और पर्याप्त मात्रा में करें। सिंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्की सिंचाई आप करते रहिए। अब जब बरसात आ जाती है तो आपको ये देखना है कि वर्षा के माध्यम से पर्याप्त पानी मिल रहा है, तो आपको अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि वर्षा अधिक हो जाती है, एक साथ पानी ज़्यादा गिर जाता है, तो आपको जल निकास का प्रबंध जरूर होना चाहिए। आप जो पानी इकट्ठा होने से, वाटर लॉगिंग होने से प्रकंद सड़न का रोग आ जाता है, तो आप जल निकास का उचित प्रबंध जरूर रखें। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बैंगन की खेती करने वाले किसानों को कई बार कीटों के कारण भारी नुकसान होता है और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है तना और फल छेदक कीट। ये ऐसा कीट है जो अगर फलों में लग जाए तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले से ही इस कीट से सतर्क रहें। तो आइए तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर देखते हैं आज की विशेष प्रस्तुति। बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन बैंगन की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले, तो वे अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियां नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सुंडियां फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50% तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामैक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम से कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कीट का नियंत्रण करते हैं तो आप अपनी फसल को इस कीट से बचाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरपुर, जिला टीकमगढ़ के सत्यनारायण ने। आपने पार्थेनियम घास के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गाजर घास यानी पार्थेनियम को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों जैसे कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि से जाना जाता है। और ये जो है
इसका साइंटिफिक नाम पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस है और एक पौधे में से 1500 से लेकर के 5000 बीज का उत्पादन होता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी क्षेत्र को आच्छादित कर लेता है। पहले तो ये सड़क के किनारे और रिहायशी एरिया और बगीचा स्कूल के मैदान में मिलता था, लेकिन ये अब धीरे धीरे अपना पैर जो है फसल के खेत में फैलाने लगा है और फसल को काफ़ी उससे क्षति होती है। इससे जो है पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और आदमी और जानवर के स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाता है। पार्थेनियम से दमा की बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी और हाई फीवर भी होता है। यदि जानवर इसको ज़्यादा खा ले तो वो जानवर मर भी सकता है और दूध जानवर का जो है थनैल बीमारी जो है वो भी होता है। किसी फसल में यदि इसका प्रभाव आ गया है तो ये 15 से लेकर के 80% तक फसल का उत्पादन में क्षति ला सकता है। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। गाजर घास की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि इसके नियंत्रण के लिए सटीक तरीकों को सामूहिक रूप से समय पर अपनाया जाए, जो इस प्रकार से हैं। इसके लिए हम लोग जो है फूल आने के पहले इसको उखाड़ करके और या तृणनाशी दवा का उपयोग करके नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। हाथ में ग्लव्स पहन करके और उसको उखाड़ करके फेंकते हैं जहाँ भी रहे और केमिकल विधि में जिस फसल का रहता है उसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उससे इसका नियंत्रण जो अनुशंसित तृणनाशी दवा है उसका उपयोग करते हैं, जिससे इसका नियंत्रण होता है। अलग अलग फसल में अलग अलग तृणनाशी दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग पार्थेनियम अवेयरनेस वीक पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। यह 16 से 22 अगस्त के बीच में प्रत्येक साल मनाया जाता है। पार्थेनियम का ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, वहाँ गेंदा का फूल, कैसिया तोड़ा, कैसिया सिरसिया, इस सब का पौधा भी लगाते हैं वहाँ वो, और इसको उखाड़ करके इससे इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है और जो हार्मफुल है उसको यूजफुल वेस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।